वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मिशन मेंस सीरीज का वीडियो पार्ट 8 है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, मेंस में स्कोरिंग बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको यह नहीं भूलना है, आप इसे समझने का प्रयास करें, ऐसी गलती दोबारा आप नहीं करेंगे। आप देखिए, जो भी कैंडिडेट मेंस लिख रहे हैं वो ऑलरेडी पीटी क्वालिफाई किए हुआ, वो लिखेंगे ही लिखेंगे। हर किसी के पास एक ही नोट्स मटेरियल किताबें, आप लोग पढ़ते हैं अवतार सिंह, बटुकलाल, ऐसी किताबें तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई मेहनत करता है। कैंडिडेट जिसकी थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यही सारा का सारा खेल है और इन्हीं चीज़ों के कारण हम लोग आपको दिखाते। अभी तो हम लोग 32 बिहार जे का कर रहे हैं। आप कहीं का भी एग्ज़ाम दें, यूपी का, झारखंड, दिल्ली, कहीं भी दें, एक ही तौर तरीका है कॉपी चेक करने का। और हम लोगों ने अपने वीडियोज में बहुत सारी चीज़ें, हर वीडियो में कुछ न कुछ बताया है। तो मैं आपसे अपील करूंगा और आपको भरोसा भी दिलाना चाहूँगा कि देखिए, मेंस में आंसर लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान काम है। गलतियां वहाँ पे होती जहाँ पे आप रट्टा मारने लगते हैं। कानून शब्दों का खेल है, उसी चीज को हम बेहतर से बेहतर तरीके में कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको आज के वीडियो में तीन कैंडिडेट के आंसर हम आपको दिखाएंगे। उनको क्या नंबर मिला वो भी दिखाएंगे और उसका आइडियल आंसर क्या होगा वो भी हम दिखाएंगे। कानून फुर्सत से पढ़ने की चीज है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कई उम्र गुजर जाएगी, कभी भी वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आप धैर्य बनाते हुए वीडियो को आराम से बगैर स्किप किए हुए आप एक दो बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और फिर मैं आपको जैसे जैसे मैं हमेशा आपको यह बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर पढ़ें, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपके मेंस में नंबर क्यों नहीं आ रहा है वो जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप RTI से अपने मेंस की कॉपी निकालिए और किसी अनुभवी बंदे के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करी, आखिर आपके नंबर क्यों नहीं आ पाए। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन पे आप ध्यान देंगे तो जो आपका नंबर नहीं आ रहा, आपके भी शानदार और बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपका भी सिलेक्शन होगा। तो आइए वीडियो के इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। यह देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट, क्वेश्चन यह पूछा गया है टू व्हाट, ये मैं थोड़ा इनसर्कल कर दूं, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है टू व्हाट एक्सटेंट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, डिस्कस। 32 बिहार जे का है, उस समय तक नए वाले नहीं आए थे। तो नए पुराने के चक्कर में मत पड़िएगा, चीज़ें सारी वही पुरानी है, कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया, सेक्शन को आगे पीछे कर दिया गया और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिए गए। मैं क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहूँगा इनलार्ज करके। देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, डिस्कस। और यह क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखिए थोड़ा समय बदल चुका। पहले सीधे साधे क्वेश्चन, यह क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसी को आपको समझना है। और यही समझने के लिए मैं आपको हमेशा से यही कहते आया हूँ कि 2-3 बार जरूर क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्या पूछा गया है उस पर फोकस करें,
मोस्ट ऑफ द टाइम 99% स्टूडेंट जो कॉपी निकलवा के हम लोग देखते हैं, मैं कई सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, हमेशा मेरे पास एक ही, अगर कोई स्टूडेंट मेरे से बात करता है तो मैं पहला उसे यही कहता है कि अगर आपने मेंस दिया अपनी कॉपी निकाल के मुझसे मिलिए। तो इन एवरी केस क्वाइट फ्रीक्वेंटली, मोर ऑफन देन नॉट, हमने यही देखा है कि क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और स्टूडेंट ने आंसर दिया है कुछ, जिस कारण से आपका आंसर गलत नहीं है लेकिन रेलेवेंट, आपका आंसर गलत नहीं है लेकिन जो आपने लिखा है वो रेलेवेंट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट एक्सटेंड डॉक्ट्रिन ऑफ रे जिस्टर। अब आपने किताबों से या नोट से जो पढ़ा है, आप रे जिस्टर का एक जनरल सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपने सोचा कि बस बात खत्म हो गई, और वही कैंडिडेट ने किया है। और इसी कारण से यह रे जिस्टर का एक जनरल सा एप्लीकेशन तो हर कैंडिडेट लिखेगा, हर कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई किया हुआ, हर कैंडिडेट अच्छा है। आपको इस भीड़ से आगे निकलना है, अगर इस भीड़ से आप आगे निकल गए तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा, और अगर भीड़ में गुम हो गए तो फिर मेंस में वही जो सबके नंबर आ रहे हैं वही आपके भी आएंगे। तो क्वेश्चन में कि जो इंडियन लॉ ऑफ रजिस्ट्री है और इंग्लिश लॉ ऑफ रजिस्ट्री है, उन दोनों में क्या अंतर है। अब इंग्लिश लॉ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इंग्लिश लॉ में लिखा हुआ सेम टाइम एंड प्लेस, और इंडियन लॉ में नॉट ओनली सेम टाइम एंड प्लेस बट आल्सो डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस। आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 हुआ करता था, तो देखेंगे डिफरेंट टाइम एंड प्लेस भी लिखा हुआ। रे जिस्टर को समझने का मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ कि आप रट्टा मत मारिए, रट्टा मारेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे उन चीजों को। देखिए मैं एक लाइन में आपको रे जिस्टर समझाता हूँ। पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल फैक्ट एंड एसोसिएटेड फैक्ट। मैं थोड़ा यहाँ स्पेस बना लूं आपको समझाने के लिए। रजिस्टर, 2-3 चीजें आपको समझना जो कि आप जानते होंगे। रजिस्टर मतलब थिंग्स डन, लैटिन वर्ड है, और ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन हम लोग किसी इवेंट को, इंसिडेंट्स को, क्राइम को, प्रिंसिपल फैक्ट को या प्रिंसिपल फैक्ट, इसको कहते हैं। इन 2 चीजों को समझने के साथ आपका रजिस्टर है फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो जो फैक्ट एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो रेलिवेंट होगा। ट्रांजैक्शन मतलब इवेंट। मान लीजिए कि गोली चली, तो यह गोली चलने की घटना प्रिंसिपल फैक्ट हो गया, मेन फैक्ट हो गया। तो गोली चली तो स्वाभाविक है कि जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं वहां पे या जो आसपास के लोग हैं वो गोली चलने की आवाज सुनेंगे। गोली चली लेकिन आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। तो लॉजिक यह कहता है कि जो नेचुरल कंसीक्वेंस ऑफ इवेंट हैं उन सबों को साथ में देखना है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल फैक्ट बट आल्सो इट्स एसोसिएटेड फैक्ट। दोनों को हम साथ में देखेंगे, दोनों को अगर हम साथ में देखेंगे तो एक कंप्लीट पिक्चर निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल फैक्ट ट्रांजैक्शन हो गया और एसोसिएटेड फैक्ट उसका रजिस्टर हो गया। तो इन चीजों को हमें जरूर समझना है, इन चीजों को एक एक्सप्लेन करना है।
और इन चीजों को समझते हुए अब आप रजिस्टर पे कुछ भी पढ़ें बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो आइए देखते हैं कैंडिडेट ने क्या आंसर लिखा है। यह कैंडिडेट का आंसर है और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट को इस आंसर पे क्या नंबर मिला है। कैंडिडेट को इस आंसर पे 7 मार्क्स मिला है। ये देखिए 7 मार्क्स। एक दूसरे कैंडिडेट का भी आंसर है और इस कैंडिडेट को भी 7 मार्क्स मिला है। और एक कैंडिडेट का आंसर और हमने रखा है, इनको क्या मिलना चाहिए आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद इस क्वेश्चन का एक बढ़िया आंसर क्या हो सकता। हम लोगों ने भी, अब मेंस में जगह लिमिटेड होता है, आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते, समय भी लिमिटेड होता है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए उस दिशा में हम लोगों ने भी एक आंसर दिया है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके ये सारे आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कानून जो है बार बार पढ़ने की चीज़ है। अगर एक बार में आप बोर हो गए तो फिर मेंस वगैरह आपके लिए थोड़ा रिस्की रहेगा। आप कभी भी श्योर नहीं, मतलब आप मन की इच्छाओं को मारते हुए आपको बार बार पढ़ना। आप बार बार पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। वीडियो को थोड़ी लंबी होगी या टॉप, क्योंकि आज हमने 3 आंसर प्लस मेरा आंसर 4 आंसर है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आप सारे आंसर को, वीडियो को पॉज कर कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके 2-4 दोस्त होंगे ही जो मेंस वगैरह दे रहे हैं, उनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि सहयोग आपका, साथ हमारा, तो यह मिशन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। अब यह मिशन क्या होगा वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम लोग अपना कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम लोग अपना काम करें। मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। तो उस समय जब 32 बिहार हुआ था तो इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो इसलिए अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट दिस डॉक्ट्रिन हैज बीन एम्बॉडीड विद सेम इफेक्ट। तो इफेक्ट सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में, एज इट इज एप्लीकेबल इन इंग्लिश लॉ। Basically, Section 6 provides that a fact which is otherwise relevant becomes relevant if it is connected with other facts that it appears from part of the same transaction. तो लैंग्वेज कुछ और है, सेक्शन आप निकाल के पढ़िए। फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू सो एज टू फॉर्म पार्ट, ऐसे लिखा हुआ। तो इन्होंने ये, अब जो भी है, अब ज्यादा नहीं इस पे, अब स्टूडेंट हैं, थोड़ी बहुत तो आगे पीछे होती हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टेप्स बी इन एब्डोमेन, एज ए रिजल्ट बी स्टार्टेड क्राइंग दैट ए स्टेप बी सी हु कम्स टू द और सी बी इन ब्लड हियर cry a B is relevant as it forms part of same transaction. Not only cry a B, C वहां पे है, C के द्वारा यह देखना कि B क्राई कर रहा है वो भी रेलिवेंट होगा यहाँ पे। सेम ट्रांजैक्शन मीनिंग अकॉर्डिंग टू स्टीफन। अब देखिए यह इरेलीवेंट है। सेम ट्रांजैक्शन के मीनिंग पे आप अगर, मतलब आपने गलत नहीं लिखा, लेकिन आपसे मीनिंग एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं पूछा गया सेम ट्रांजैक्शन का। तो एक वैसे इन्होंने काफी यह बढ़िया लिखा। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया आप उस पे फोकस रहिए। अकॉर्डिंग टू Stephen, same transaction means acts which are spontaneous and contemporaneous. ये स्टीफन को आधा अधूरा लिखा है और भी कहा है स्टीफन ने। In Sawal Das versus Justice Award, the court observed that the woman that she was cut by knife by another relevant as it formed part of same transaction. Clarity नहीं है,
पता नहीं क्या लिखा हुआ। सिमिलरली इन आर वर्सेज फोस्टर, ये अच्छा केस है आर वर्सेज फोस्टर का, वेयर ए सॉ ए स्पीडिंग ट्रक एंड हर्ड द क्राई ऑफ ए मैन, अपॉन रीचिंग देयर ही फाइंड्स दैट द मैन वाज हिट बाय द ट्रक, द नरेशन मेड बाय द डिसीज हु वाज हिट बाय द ट्रक वाज held to be part of the same transaction, raised as FIR under Indian Evidence Act, saw beating, ये सारा made hue and cry and narrated the story to those who came there, and thereafter he made an FIR to police. Here the court said that although some time has elapsed, it was contemporaneous. Conclusion: this doctrine has been true essence, and with the interpretation of the court in different cases, the position of law is now settled. The doctrine has been applied in many cases to reach a conclusion where there was no direct evidence, thus serve justice. तो आप देखिए इस आंसर पे इन्हें 7 नंबर मिला है। आपको इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। हमने पिछले वीडियोज में बात किया था 32 बिहार जे का कट ऑफ 57% गया है, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स हासिल करने का हमेशा प्रयास करना है। यह 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 60% कम से कम 9 नंबर आना चाहिए आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप टारगेट ऐसा करें कि 11-12 नंबर तक का अगर आप आंसर की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि कुछ मिसिंग मसिंग हो तो आपको 9 नंबर तक आ जाए। हम लोग बात करते हैं एक दूसरे स्टूडेंट की कॉपी। अब देखिए दूसरे स्टूडेंट की कॉपी में द टर्म रेजिस्ट्रे हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन एनी प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बट सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द प्रोविजन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्ट्रे। ठीक, बिल्कुल ठीक लिखा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्ट्रे इज ऑफ इंग्लिश expression section 6, 7, 8, 9 etc of Indian Evidence Act like register, but under Indian law only under section 6 deals with this doctrine. ये section 7, 8 and 9 of Indian Evidence Act are extension of the rule of doctrine of register. तो अब चलिए मैं भी अपना आंसर दिखाऊंगा। एज पर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन फैक्ट व्हिच दो नॉट इन इशू सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म सेम ट्रांजैक्शन वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम और प्लेस और एट डिफरेंट टाइम प्लेस बिकम्स रेलिवेंट अंडर एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट। इलस्ट्रेशन: पर्सन ए इज बीटन बाय बी एंड इंजर्ड the all person who seen the incidents or all bystander a statement before or after this incident is considered as the register. Illustration ठीक है इनका। लीडिंग केस RM मलकानी वर्सेज स्टेट, द कोर्ट हेल्ड that all circumstances or discussion in consequence of any crime is considered to be under this head, while in case of R versus Bedingfeld throat cutting case, the court held that only incidents of crime which was made after the commencement of crime does not recognize as register. तो यह देखेंगे इनको भी 7 ही नंबर मिला है। यह मैं यहाँ हाईलाइट करके आपको दिखा दूं, ये पहले से हाईलाइटेड था, मैं फिर से हाईलाइट कर दूं इसको। इनको भी 7 नंबर मिला। तो 7 नंबर पे तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होना डिफिकल्ट था, थोड़ा नंबर अच्छा होना चाहिए। हम लोग एक और कैंडिडेट के आंसर की बात करते हैं। इन्होंने लिखा सेक्शन 4 ऑफ BSA एंड सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट is the actual adoption of English doctrine of res geste, though the use of word is avoided in the section. Res geste may be defined as those circumstances which are automatic and undersigned result of a particular litigated act and which are admissible when illustrative of such act. Whenever an event happens, there will be a sequence in which event takes place and there will be a continuity of events. Everything which is automatic and naturally connected with main event will be considered to be a part of the geste and a part of transaction. इन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश किया।
ट्रांजैक्शन का लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल एक्ट, वर्ड्स accompanying such act, whether words are spoken by person doing the act, person to whom act was done with, bystanders. अब बाईस्टैंडर्ड, अब ये सब एक्सप्लेनेशन मतलब ज्यादा है, तो आप जरूरत से ज्यादा लिखें या जरूरत से कम लिखें, दोनों ही नुकसानदेह है। Bystanders are those persons who are present at the time of occurrence and not gather later, but if come within short a span of time, no time left for fabrication, then such act and words spoken by them are admissible, but such a statement uttered or not done must be a spontaneous reaction of the person witnessing the incident. A spontaneity is the real test for the same transaction. A statement as raised yesterday, a statement may also accompany physical act, section 14 का लिखा, a statement of accused or victim regarding the transaction itself is very much. Examples, a man has killed another man by beating him, whatever was said or done by accused or deceased or by bystander at the beating or so before or after relevant fact under section 6. The exclamation of victim bystander is transaction, and it is a psychological reaction at the moment. Doctrine of res geste is an exception of hearsay evidence. Under Indian law, it took a liberal approach, made admissible all those facts which are yet not proximate in point of time, but the spontaneous and automatic generated reaction of witness. A force emotion generated by an event which makes it falsehood improbable. Doctrine of res geste not included a spontaneous act or a statement in its ambit, but also facts which occurred in very short a span of time connected to the main fact. No, यहाँ पे इनको डी रिसेंटली लिखना चाहिए. Time factor, no infirmity exists in length over which alleged transaction extends. It may be completed in a moment of time as extended over a period of days, weeks or months. Territorial boundary is also not a limitation. A rebellion or other movements may cover breach of a country or a continent. When transaction consists of different acts, such act must be connected together by proximity of time, unit of place. In case of R versus Foster, ये अच्छा केस है. There was a person sitting on a road, explain किया है. बेडिंगफील्ड के केस की जरूरत नहीं है. रटन वर्सेस क्वीन का अच्छा केस है. गेट मी पुलिस प्लीज, कंक्लूजन, हियरसे एविडेंस. तो ये सारा अब ये इन्होंने लिखा है. मैं बस बच्चे लोग माइंड ना करेंगे, मैं एक छोटा सा जोक टाइप का सुनाना चाहूंगा. दो दोस्त है, वो गए जंगल घूमने, तो रास्ता भूल गए, रात हो गया था. उन्होंने टेंट वेंट से सारा अपना कवर कर दिया और कहे कि यहीं सो जाते हैं, सुबह जब होगा रास्ता दिखेगा तो चलेंगे. उनमें से एक दोस्त थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसे थोड़ा तेवर उस बात का कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, और दूसरा कम पढ़ा लिखा था. तो जो कम पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे, कहता कि भैया आंखें खोल, आकाश की तरफ देख, जो दिख रहा है वो बता. तो पढ़ा लिखा ऐसे बैठा आकाश की तरफ देख के कहता, हाँ वैज्ञानिक ढंग से सोचो तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है. धार्मिक ढंग से सोचो तो ईश्वर सबका मालिक है. ज्योतिष से सोचो तो राहु केतु इकट्ठे घूम रहे हैं. तो जो कम पढ़ा लिखा था उसने एक झापड़ कहा कि बेवकूफ, कोई जानवर अपना टेंट लेके गया इसलिए तुझे दिख रहा, बकवास किए जा रहा. जस्ट मैंने मजाकिया तौर पे ये जोक सुना है. आपसे रे जेस्ट पूछा गया, क्वेश्चन में एक्सटेंट पूछा गया है. आप नॉर्मली आप रेस जेस्टे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सटेंट के बारे में आप, एक्सटेंट और यूटिलिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं, इसके स्कोप के बारे में आप नहीं बता रहे हैं. इसका इंग्लिश लॉ में बेहतर एक्सटेंट है कि इंडियन लॉ में बेहतर एक्सटेंट है, उस पर आप कुछ नहीं बता रहे हैं. तो फिर मैं इसीलिए कहता कि 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ें. और सबसे आसान तरीका है
कि आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ें, दोस्तों से डिस्कस करें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी बन के आएगी। अब देखिए, अब आप सोचें कि रातों रात आज वीडियो देख लिया और सोचें कि कल सुबह ही आप महाज्ञानी बन जाएं, तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए बरसों भटकना पड़ा था। रातों रात तो नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा प्रयास करेंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग सबसे आसान काम है, या कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आप जो तौर तरीके बताए जा रहे हैं उन तौर तरीकों पे चलते जाएं, यह मंजिल अपने आप आसान होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मैं इनको 15 नंबर में से, मैं भी जैसा एग्जामिनर ने दिया, मैं भी इनको 7 नंबर ही दूंगा, 7/15। अब एक आंसर हमने लिखा है, आप इस आंसर को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए, और सख्ती से, यह नहीं कि सर ने लिखा है तो अच्छा ही होगा, नो। आप आंख बंद करके किसी की भी बात का यकीन मत कीजिए, मेरा भी मत कीजिए। आप चर्चा कीजिए, सोचिए, और एज ए स्टूडेंट 15 नंबर में मुझे क्या नंबर मिलना चाहिए कमेंट करके हमें बताइएगा। देखिए, यह आंसर मैंने लिखा है खुद टाइप करके, यह परफेक्ट आंसर तो नहीं हो सकता, हमने एक अच्छा आंसर लिखने का प्रयास किया है, हो सकता है इससे भी बेहतर आंसर लिखा जाए। तो अगर आपके पास इससे बेहतर कोई आंसर है तो हमें भी बताइएगा, और अब मैं ही इसी आंसर को दोबारा लिखूं तो हो सकता है कुछ चीजें और इम्प्रूव हो जाए। तो आप इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप ये कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार पढ़िएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा। देखिए, जब तक बीमारी के जड़ से इलाज ना हो तब तक वो बीमारी परेशान करेगी। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे लोग समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक भारत और आप लिख रहे हैं प्राचीन भारत। किसी जमाने में आज से कुछ साल पहले सीधे सीधे क्वेश्चन होते थे कि भाई रेस जेस्टे का मीनिंग समझाइए, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। तो वैसे अगर उस तरह का क्वेश्चन होता तो इन बच्चों ने जो आंसर लिखा है ये अच्छा आंसर माना जाता और अच्छे नंबर भी मिलते, इनको 8, 9, 10 नंबर तक मिल जाता। लेकिन अब सीधा साधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, और इसीलिए मैं बार बार आपसे विनती करता हूं कि आप आंसर लिखने से पहले 2-3 बार जरूर पढ़ें। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो मेंस आंसर राइटिंग की बहुत हद तक समस्या आपकी अपने आप ही दूर हो जाएगी समय के साथ साथ। क्वेश्चन पूछा गया, टू व्हाट एक्सटेंट, सीधा साधा नहीं पूछा जा रहा है कि रेस जेस्टे को समझाइए। टू व्हाट एक्सटेंट, किस तरह के केसेज में कैसे एप्लीकेबल है रेस जेस्टे, और लास्ट में क्या कह रहा है, डिस्कस। यह देखिए, डिस्कस, व्हाट एक्सटेंट। तो आपका एक बेहतर आंसर, आप देखिए हर कोई, सारे बच्चे लिखेंगे, इन्हीं में से जिनका आंसर बेहतर होगा उनका सपना साकार होगा, बाकी के बाकी रह जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें एक ह्यूज डिफरेंस बनाती हैं। इन छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देंगे तो आपका भी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है। आइए देखते हैं हमने क्या लिखा। The doctrine of res gestae has been incorporated under Bharatiya Saksha Adhiniyam to a wider extent than the English law. Under English law, it is only same time and place, whereas under Indian law, it also covers different time and place. Section 4 BSA says about relevancy of fact forming part of same transaction as facts which, though not in issue, are so connected with a fact in issue or a relevant fact as to form part of same transaction are relevant whether they occurred at same time and place or different time and places. अब थोड़ा सा हमने रेस जेस्टे को एक्सप्लेन किया है। द एक्सप्रेशन रेस जेस्टे इज ए लैटिन टर्म व्हिच मींस थिंग्स डन।
The word transaction means an event, crime, incident, and sometimes it is also referred to as principal fact. The idea is that principal fact and its associated facts both are to be seen together to get a true and complete picture. For example, there is gunfire, which is a principal fact, and hearing the sound of gunfire is its associated fact. If there is gunfire but nobody hears gun sound, which gives a narrative of falsity of the whole story, the associated facts are this gist of its principal fact. आगे हमने लिखा द एक्सटेंट ऑफ द gist अंडर BSA इज वेरी वाइड एंड सेक्शन 5, 6 and 7 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम are extension of the rule of the gist. The rule formulated in section 4 is expounded and illustrated in section 5, 6, 7. आप रूल तो आ गया सेक्शन 5, रूल तो आ गया सेक्शन 4 में, लेकिन उसी रूल का एप्लीकेशन सेक्शन जो सेक्शन 5 है, फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, प्रीवियस, सब्सिक्वेंट, 6 में आपका 7 में फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस नेसेसरी फैक्ट। तो ऐसे जो रेज जिस्ट का रूल है, उसी रूल का एक्सटेंशन उन्हीं सिद्धांतों पे सेक्शन 5, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज बेस्ड। उसी चीज को लिखा है हमने, और ये सारे के सारे एंड दे शुड बी रेड टुगेदर। This section describes the various ways in which facts, though not in issue, are so related to each other as to form component of the principal fact. There are facts which are so closely or inseparably connected with the fact in issue that they may be said to form part of same transaction. A transaction may constitute a single incident occupying a few moments, or it may be spread over a variety of acts, declarations, and occupying a much longer time and occurring on different occasions. They may also occur at the same place or at different places. All these constituent incidents, which though not strictly constituting a fact in issue, accompany and tend to explain or qualify the fact in issue. They form a chain, as it were, encircling the fact in issue. All these facts are relevant to the fact in issue and therefore admissible in evidence. They are evidentiary facts which render the existence or non-existence of a fact in issue highly probable. In order that different acts may constitute the same transaction, they must be connected by proximity of time, unity or proximity of place, continuity of action, and community of purpose or design. Whenever the connection is sufficient to make a fact or facts part of the transaction, or is too remote, must always depend on the circumstances of each case. Res geste is considered to be an exception of hearsay rule. In R versus Foster, आप देखिए बच्चे लोगों ने बेडिंगफील्ड भी लिखा है। बेडिंगफील्ड के केस को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, वो सेम टाइम सेम प्लेस पे था। तो बेडिंगफील्ड का केस इंग्लिश लॉ के हिसाब से ठीक हो सकता है। इंग्लिश लॉ में बेडिंगफील्ड जो कट थ्रोट वाला जो था, क्योंकि सेम टाइम सेम प्लेस है, तो इसलिए उस लेडी का स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं माना गया, लेकिन वही फैक्ट अगर इंडियन लॉ में आ जाए तो रेलिवेंट माना जाएगा। तो बेडिंगफील्ड का अब इस केसेज का यह मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी केसेज उठा के लिख दें और आपको नंबर मिल जाएगा। इस साइकोलॉजी से आप जितना जल्द बाहर निकलें, अगर आप यह सोचते हैं कि पेज आपने भर दिया और नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप किस्मत भरोसे नहीं, मेहनत भरोसे चलने का प्रयास कीजिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं, गट ठान लीजिए। आप छोटी छोटी चीजें सीक्वेंस में, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज माय हार्ट एंड सोल। आप इन चीजों को पढ़िए, इत्मीनान से कॉपी में नोट कीजिए।
और आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। तो देखिए इस केस में इन आर वर्सेज फोस्टर, द विटनेस डिड नॉट सी द एक्चुअल एक्सीडेंट बट ही ओनली हर्ड अ स्किडिंग साउंड ऑफ अप्लाइंग इमरजेंसी ब्रेक। जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते तो साउंड होता। Thereafter, the injured met witness and narrated the whole story. The statement of witness was challenged on ground that he has actually not seen the accident and he was witness of only what he was told, hence he is hearsay witness. The court rejected this contention and held that a statement of witness is relevant as res geste. दूसरा केस इन दैटन वर्सेज क्वीन, इतना साइटेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ए मैन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, हिज डिफेंस वाज दैट द शॉट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, बंदूक से अचानक एक्सीडेंट में गोली छूट गई। तो देयर वाज एविडेंस टू द इफेक्ट दैट दिस इज टेलीफोन टू से, उसकी वाइफ ने फोन किया, गोली लगी कि गेट मी टू द पुलिस, जब तक पुलिस से कनेक्ट होता उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन ये था कि देखिए कैसे सेक्शन 4 का एक्सटेंशन सेक्शन 7 में कंडक्ट, साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन में थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अभी नया नया याद नहीं हुआ होगा। तो देखिए कंडक्ट, रेस जेस्टे आल्सो कंडक्ट को अगर कोर्ट ने कहा, जैसे वाइफ को गोली लग गई, वाइफ गोली लगते ही फोन उठा के पुलिस को फोन करती है, उस पुलिस आती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि भाई गोली नहीं मारा गया, ये एक्सीडेंट से मैं बंदूक साफ कर रहा था, गोली चल गई। तो सारे फैक्ट, प्रिंसिपल फैक्ट और उसके पार्ट को आप देखेंगे। तो अगर ये बंदूक साफ कर रहा था और गोली लग गई तो ये उसको उठा के लेके हॉस्पिटल जाता या यहीं बैठा रहता? और क्या एक्सीडेंट से गोली लगी रहती तो क्या वो विक्टिम पुलिस को फोन करती? तो प्रिंसिपल फैक्ट और एसोसिएटेड फैक्ट अगर हम लोग एक साथ देखेंगे तो कंप्लीट पिक्चर निकल के आएगी सामने। तो रटन वर्सेज क्वीन में जो उसका कॉलिंग टू द पुलिस उस लेडी का वाज हेल्ड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट एंड इट वाज हेल्ड टू बी रेलिवेंट एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। एक हमारा केस है सुखर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट का। The victim was shot at by the accused and he raised an alarm. When a witness rushed to the spot, the victim told him that it was the accused who shot at him. The victim survived and so the accused was charged with an offense under section 307 IPC. However, during pendency of trial, the victim died because of some other cause. The question arose whether the witness could give evidence of what the victim told him. अब विक्टिम ने उसको बताया तो डायरेक्ट नहीं है, हियर से हो गया। तो यह एप्लीकेशन है रजिस्टर का, एक्सटेंट पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द स्टेटमेंट टू बी रेलिवेंट and admissible and further observed that section 6 of the Evidence Act is an exception to the general rule that the hearsay evidence is not admissible. But for bringing such hearsay evidence within the provision of section 6, what is required to be established is that it must be almost contemporaneous with the fact in issue and there should not be an interval which would allow fabrication so that it forms part of the same transaction. Circumstantial facts are admitted as forming part of res geste, as being part of original proof of what has taken place. A statement may also accompany physical happening. An injured person, for example, is naturally bound to cry. If the transaction, an accident happen in a public place, a number of bystanders will make mutual conversation about the incidents. The question is to what extent such a statement can be regarded as part of transaction. Some important points in this regard. A spontaneous and simultaneous utterance is a part of the transaction. What a person states during an occurrence in respect of the occurrence itself.
The statement must be contemporaneous with the fact. A statement made either during or immediately before or after its occurrence, and of such a nature that the event speak for themselves and not what the people say when talking about the event. The word must be at least decent. If the statement is made after the act is over and its maker has had the time for reflection and deliberation, and or it is a mere narration of past events, then it is not relevant. The statement must be a statement of fact and not an opinion. Thus, doctrine of res geste has very wider application into circumstantial evidence, last seen evidence, murder case, dacoity case, rape case, and etc. as a natural sequence of events. It unearths the truth before court. यहाँ पे एक चीज मैं और आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक कोई रेप केस है। अब रेप के बाद विक्टिम रोती है, पुलिस को कॉल करती है, मुकदमा दर्ज कराती है। तो विक्टिम का कंडक्ट क्या रहा, पूरी की पूरी पिक्चर, भाई उसके साथ अपराध हुआ, उसने किया, पुलिस को कॉल किया, लेकिन विक्टिम ने पुलिस को कॉल नहीं किया, घर चली गई। अगले दिन वो अपने रेपिस्ट को फोन करती है और रेपिस्ट के साथ घूम रही है। तो क्या रेप हुआ? तो अगले दिन का पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस। तो ये जो वाइडर एप्लीकेशन है, तो इसे सच सामने आता, सच्चाई सामने आती है। तो जो प्रिंसिपल फैक्ट है और उससे जो कनेक्टेड फैक्ट, जो उसके पार्ट हैं, वही उसके रेस जेस्ट हैं। वो हियर से भी हो तो भी एडमिसिबल होगा, बिकॉज रेस जेस्ट इज एन एक्सेप्शन टू द हियर से रूल। आपको बस इतना ही समझना है इसमें, और इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब चूंकि यह आंसर मैंने खुद ही लिखा है, तो मैं खुद ही आंसर लिखूं और खुद ही अपने आप को अच्छा बोलूं, अच्छी बात नहीं होगी। आप इस आंसर को थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आप रातों रात महाज्ञानी बन जाएं, तो यह आज तक कभी नहीं हुआ। प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। लगे रहिए, डटे रहिए, मेरा भरोसा कीजिए। यह बहुत ही आसान काम है। आप करते क्या है कि नोट मटेरियल से रट लेते। अब समय के साथ साथ वो नोट मटेरियल जो है ना, पैटर्न चेंज हो गया। जब तक आपका एक्सप्लेनेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा नहीं होगा, तब तक ये नोट मटेरियल और किताबें धरी की धरी रह जाएंगी और मेंस इस तरह से खराब होता रहेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाइए। 2-4 दोस्त होंगे, ये थोड़ा सोशल हो जाइए, दोस्तों की मदद कीजिए, डिस्कस कीजिए एक दूसरे से। वीडियो को आप एक बार में थोड़ा समझे, दोबारा तिबारा आप बार बार देखिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और कोई डाउट है हो तो मैं हूं ना वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।